हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नवेद खान। वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, बैक क्रॉस के बारे में, जो दो तरह का था, आउट क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस से हम इस बात का टेस्ट कर सकते हैं, इस बात का पता लगा सकते हैं कि अगर कोई अननोन जीनोटाइप वाला ऑर्गेनिज्म है तो वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। तो ये सारा डिस्कशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आगे की बात करते हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब मेंडल ने परफॉर्म किया तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो उनके अपने ऑब्जर्वेशंस थे उसके बेसिस पर उन्होंने दो जनरल रूल्स सजेस्ट किए। और ये जो दो जनरल रूल्स हैं जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर उन्होंने डिजाइन किए थे, डेवलप किए थे, इन्हीं को हम प्रिंसिपल्स और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर मेंडल ने दो जनरल रूल प्रपोज किए। इन दोनों जनरल रूल्स को ही हम प्रिंसिपल्स और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये क्या कहता है, समझने की कोशिश करें। वेरी सिंपल, हम इसका सारा आइडिया पहले ले चुके हैं। जस्ट एक ब्रीफ डिस्कशन, एक ब्रीफ रिवीजन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस आपकी समझ में आ जाएगा। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, उन कैरेक्टर्स को कौन कंट्रोल करते हैं? डिस्क्रीट यूनिट्स, जिन्हें क्या कहा जाता है? फैक्टर्स। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर ये समझ लिया था कि ऐसा कुछ है जो स्टेबल है और जनरेशन आफ्टर जनरेशन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होता है और जो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। उसी चीज को उन्होंने क्या कहा था? फैक्टर, जिसे आज हम क्या कहते हैं? जीन, जो कहाँ सिचुएटेड होता है? क्रोमोसोम के ऊपर। ठीक है। तो कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स, और फैक्टर्स के बारे में कहा हमने कि ये एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक एक कैरेक्टर के लिए फैक्टर्स जो है वो पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। अब उस पेयर में, और जो दोनों फैक्टर्स या जीन्स सिमिलर भी हो सकते हैं या डिसिमिलर भी हो सकते हैं। ठीक है। तो जब डिसिमिलर कंडीशन होती है, जैसे यहाँ पर हमने जीनोटाइप लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, हाइट है द कैरेक्टर। ठीक है। और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों कंट्रास्टिंग अलील्स हैं और ये एक डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स हमने यहाँ पर दिखाया है। तो जब डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स होगा, हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि दोनों तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये प्लांट साइमल्टेनियसली टॉल और ड्वार्फ एक साथ नहीं हो सकता, या तो ये टॉल होगा या ये ड्वार्फ होगा। तो ये प्लांट टॉल निकला। इसका मतलब है कि जब डिसिमिलर कंडीशन थी, या इसी को आप हेट्रोजाइगस कंडीशन भी बोल सकते हो, तो दोनों अलील्स में से कोई एक ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है और दूसरे का एक्सप्रेशन, क्या वर्ड यूज किया था हमने? मास्क हो गया, सप्रेस हो गया। तो जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया वो ही कहलाया डोमिनेंट, और जिसका एक्सप्रेशन मास्क हो गया उसी को हमने क्या नाम दे दिया था? रेसेसिव। ठीक है। तो ये बेसिकली लॉ ऑफ डोमिनेंस है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि जो कैरेक्टर्स हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स, फैक्टर्स एग्जिस्ट इन पेयर्स, और जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स होगा, या दूसरे शब्दों में कहें तो हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में दोनों अलील्स में से दोनों कंट्रास्टिंग जो फैक्टर्स हैं उनमें से कोई एक ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। जो ऐसा कर पाएगा वो डोमिनेंट, जो नहीं कर पाया वो रेसेसिव। दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। और लॉ ऑफ डोमिनेंस सही है ये हम कैसे कह सकते हैं? तो इसके लिए वापस एक बार मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझने की कोशिश करते हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम ऐसे दो इंडिविजुअल्स के बीच में क्रॉसिंग कराएंगे जो एक कैरेक्टर के लिए कंट्रास्टिंग फॉर्म शो करते हो। इन्हें हमने नाम दे दिया था पेरेंट्स। ठीक है। और इनसे जो मिलेगी वो होगी F1 जनरेशन। और हमने पहले भी कहा था कि F1 जनरेशन में कोई रेशो नहीं मिलेगी, सारे के सारे टॉल होंगे। ठीक है।
और सारे के सारे टॉल इसलिए क्योंकि अगर हम जीनोटिपिकली देखें तो F1 जनरेशन के सारे प्लांट्स जो होंगे सब में डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स। डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन है। और अभी हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस के बेसिस पे क्या कहा कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में कोई एक अपने आप को एक्सप्रेस करेगा डोमिनेंट, कोई एक अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा रेसेसिव। और अगर ऐसा होगा तो क्योंकि सभी कैपिटल टी स्मॉल टी हैं तो सभी में कैपिटल टी ही एक्सप्रेस करेगा और स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं करेगा, तो सभी के सभी कैसे होंगे, टॉल होंगे। और F1 जनरेशन में रेशो नहीं मिलेगी, तो नो रेशो इन F1 जनरेशन, ऑल टॉल, सब एक ही तरह के फिनोटाइप वाले होंगे या कोई रेशो नहीं मिलेगी। ये किसकी वजह से होगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और एनसीईआरटी ये भी कहती है कि जो 3:1 रेशो मिलती है और दो तरह के प्लांट्स मिलेंगे F2 जनरेशन में, टॉल एंड ड्वार्फ, ये भी किसकी वजह से है, लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से। ओके, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्लियर है आप सबको। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कह रहा है, फिर से एक बार, कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है उनको, डिस्क्रीट यूनिट्स क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स। फैक्टर्स किसी इंडिविजुअल में एक अकेला होता है, नहीं, उनकी जोड़ियां होती है, पेयर्स होते हैं। ठीक है, उस जोड़ी में फैक्टर्स सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं। सिमिलर होंगे तो कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन डिसिमिलर होंगे तो फिर झगड़ा होगा कि दोनों अलील में से कोई एक ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, जो कर पाएगा वो डोमिनेंट, जो नहीं कर पाया वो रेसेसिव। और इस तरह से F1 जनरेशन में क्योंकि सारे प्लांट्स या सारे इंडिविजुअल्स, सारी F1 प्रोजेनीज में डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स हैं या सब में हेट्रोजाइगस कंडीशन है, सब हाइब्रिड है, तो कोई रेशो नहीं मिलेगी और सबके सब फिनोटिपिकली एक जैसे होंगे। ठीक, और F2 जनरेशन में जो 3:1 रेशो मिलेगी और टॉल और ड्वार्फ दोनों तरह के प्लांट्स मिलेंगे। एनसीईआरटी कहती है कि ये भी किसकी वजह से है, लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से। ठीक है, तो मेंडल के दो लॉज में से एक क्लियर हो गया आपको, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की तरफ हम आए उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं, वो है कंसेप्ट ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ब्लेंडर तो सबने देखा है अपने घरों में, मिक्सर, ब्लेंडर, ग्राइंडर। तो वो ब्लेंडर क्या करता है, वो चीजों को मिक्स कर देता है, पीस देता है। ठीक है, तो वैसे ही मेंडल से पहले के जो साइंटिस्ट थे उनका ये कंसेप्ट था कि जो अलील्स हैं या जीन्स हैं ऑर्गेनिजम्स में, उनकी ब्लेंडिंग हो जाती है। मतलब अगर हम बोले कि उन साइंटिस्ट के हिसाब से अगर कोई F1 जनरेशन में हाइब्रिड है और उसमें डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर से हेट्रोजाइगस कंडीशन है और दो अलील से कैपिटल टी स्मॉल टी, तो उनका ये कहना था कि ये एक दूसरे से फ्यूज हो जाएंगे, इनकी मिक्सिंग हो जाएगी, इनकी ब्लेंडिंग हो जाएगी। तो ब्लेंडिंग का सिंपल मीनिंग क्या है, फ्यूजन। तो ये पहले के साइंटिस्ट ऐसा कहते थे कि ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का उन्होंने कंसेप्ट दिया था, जिसके हिसाब से इंडिविजुअल्स में जीन्स जो होते हैं या अलील्स जो है उनकी क्या हो जाती है, ब्लेंडिंग हो जाती है। लेकिन मेंडल ने जब अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जैसे ही उन्होंने F2 जनरेशन में इस ड्वार्फ प्लांट को देखा तो उनके दिमाग में बिजली की तरह एक आइडिया आया कि ये ब्लेंडिंग का कंसेप्ट गलत है। आप बोलेंगे कैसे, तो चलो इसको ऐसे बोलते हैं कि मान लीजिए कि ब्लेंडिंग सही है। ठीक है, मान लीजिए कि ब्लेंडिंग सही है, तो अगर ब्लेंडिंग सही है तो फिर इस F1 हाइब्रिड के अंदर कैपिटल टी और स्मॉल टी एक दूसरे से फिर क्या हो जाना चाहिए, फ्यूज हो जाना चाहिए। और कैपिटल टी अगर स्मॉल टी के साथ फ्यूज हो गया तो जिस भी इंडिविजुअल में कैपिटल टी जाएगा साथ में स्मॉल टी होगा, और जिस भी इंडिविजुअल में स्मॉल टी जाएगा साथ में कैपिटल टी होगा, क्योंकि दोनों तो एक दूसरे से क्या हो चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं, फ्यूज हो चुके हैं या ब्लेंड हो चुके हैं। ठीक है, और अगर ऐसा होगा तो हर जगह स्मॉल टी के साथ में कैपिटल टी चिपका ही जाएगा, और ऐसा हुआ तो फिर स्मॉल टी अपने आप को कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो फिर ड्वार्फ प्लांट तो बनेंगे ही नहीं। तो फिर ये कैसे बना, और ये बना, ध्यान
ध्यान दीजिए इस बात पे कि ये ड्वार्फ प्लांट बना, ये इस बात का सबूत है कि स्मॉल टी ने अपने आप को एक्सप्रेस किया है। देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी में हमने डिस्क्रिमिनेट कर दिया है कि कैपिटल टी डोमिनेंट है और स्मॉल टी रेसेसिव है। जब दोनों साथ में आएंगे तो किसकी चलेगी? कैपिटल टी की, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, स्मॉल टी का एक्सप्रेशन नहीं होगा। लेकिन अगर ड्वार्फ प्लांट बना है इसका मतलब स्मॉल टी अलील ने अपने आप को एक्सप्रेस किया है, और स्मॉल टी अलील ने अपने आप को एक्सप्रेस किया है, इसका मतलब कैपिटल टी उसके साथ में नहीं है। और नहीं है मतलब क्या हुआ? वो किसी पॉइंट पर एक दूसरे से अलग हो गए थे, और अलग होना ही, इसको ही हम क्या कहते हैं? सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? अगर सिंपल वर्ड्स में हम बोले तो ये जो F1 हाइब्रिड है, इस F1 हाइब्रिड के अंदर कैपिटल टी और स्मॉल टी का ब्लेंडिंग, मिक्सिंग या फ्यूजन नहीं होगा। कैपिटल टी एक डिस्क्रीट अलील रहेगा, स्मॉल टी एक डिस्क्रीट अलील रहेगा। और जब गैमेटोजेनेसिस होगा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कब एप्लीकेबल है? एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक बार फिर से कब एप्लीकेबल है? एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस। तो मान लीजिए ये एक हेट्रोजाइगस प्लांट है जो कि टॉल है। जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी एक दूसरे से अलग होंगे, सेपरेट गैमीट्स में एंटर होंगे। आधे गैमीट्स ऐसे बनेंगे जिनके अंदर कैपिटल टी अलील होगा, आधे गैमीट्स ऐसे बनेंगे जिनके अंदर स्मॉल टी अलील होगा। और ये गैमेटोजेनेसिस के समय इनका अलग होना, यही क्या कहलाता है? सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन होता है, ये बात हमने कैसे समझी कि अगर सेग्रीगेशन नहीं होता तो फिर क्या सही होता? फिर ब्लेंडिंग होता। और अगर ब्लेंडिंग होती तो फिर स्मॉल टी कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, क्योंकि ब्लेंडिंग की वजह से हमेशा उसके साथ कौन जुड़ा होता था? कैपिटल टी। लेकिन ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस गलत है, सेग्रीगेशन सही है। सेग्रीगेशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी एक दूसरे से अलग होंगे। कब अलग होंगे? एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस। और कैपिटल टी एक अलग और स्मॉल टी एक अलग गैमेट में एंटर होगा। आधे गैमेट्स ऐसे होंगे जिनके पास कैपिटल टी अलील होगा, आधे गैमेट्स ऐसे होंगे जिनके पास स्मॉल टी अलील। ठीक है। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात कि देखिए, अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें तो वो कैपिटल टी हो सकता है, स्मॉल टी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है। ठीक है, ये कंडीशन आपकी कहलाती है प्योर, ये कंडीशन आपकी कहलाती है हाइब्रिड। ये आपके वो जो ट्रू ब्रीडिंग लाइंस, हाँ, उनको प्योर भी कहा जाता है। ठीक है। और कैपिटल टी स्मॉल टी, इस कंडीशन को हेटेरोजाइगस कंडीशन भी बोल सकते हैं, इसको हाइब्रिड कंडीशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, पर ये कहानी किसकी है? इंडिविजुअल्स की। पर अगर गैमिट्स की बात करें तो गैमिट्स में या तो कैपिटल टी होगा या स्मॉल टी होगा। और यहीं से एक कंसेप्ट आता है कि एक इंडिविजुअल तो हाइब्रिड हो सकता है, बिल्कुल, अगर उसके पास दोनों कंट्रास्टिंग एलील होंगे। लेकिन क्या एक गैमिट कभी भी हाइब्रिड हो सकता है? नहीं। क्यों हाइब्रिड नहीं हो सकता? गैमिट के हाइब्रिड होने का मतलब है कि गैमिट में कैपिटल टी भी होगा और स्मॉल टी भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गैमेटोजेनेसिस के समय कैपिटल टी अलग गैमिट में एंटर होगा, स्मॉल टी अलग गैमिट में एंटर होगा। ठीक है। और इसीलिए सेग्रीगेशन की वजह से एक गैमिट में साइमल्टेनियसली एक ही कैरेक्टर के दो अलील्स एक साथ मौजूद नहीं हो सकते हैं। सेग्रीगेशन की वजह से एक गैमीट के अंदर कभी भी हाइब्रिड कंडीशन नहीं हो सकती है। तो इसलिए क्वेश्चन भी आता है आपकी एग्जाम्स में, अ गैमीट कैन नेवर बी हाइब्रिड। आंसर होगा बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एक गैमीट के अंदर एक कैरेक्टर के दोनों अलील्स कभी भी एक साथ मौजूद नहीं हो सकते हैं। आंसर होगा बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है। और गैमीट कभी भी हाइब्रिड नहीं होगा, किसकी वजह से? सेग्रीगेशन की वजह से। या दूसरे वर्ड्स में कहें तो गैमीट्स हमेशा प्योर होगा। अगर कैपिटल टी उसके अंदर है तो वो कैपिटल टी के लिए प्योर है, अगर वो स्मॉल टी उसके अंदर है तो स्मॉल टी के लिए प्योर है। इसीलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई?
ये थोड़ा सा टेक्निकल भी है, इसमें कंसेप्चुअल भी है। फिर से समझने की एक बार कोशिश कर लीजिए। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझने से पहले क्या समझना ज्यादा जरूरी है? द कंसेप्ट ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। हालांकि वो गलत कंसेप्ट है, लेकिन मेंडल से पहले जो कंसेप्ट एग्जिस्ट करता था वो क्या था? ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस क्या कहता था कि अगर एक हाइब्रिड इंडिविजुअल है तो उसके अंदर जो कंट्रास्टिंग एलील्स है उनकी ब्लेंडिंग हो जाती है, फ्यूजन हो जाता है, मिक्सिंग हो जाती है। ठीक है। और फिर हमने मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर ये समझने की कोशिश करी कि अगर इस तरह की ब्लेंडिंग हो जाती, इस तरह का फ्यूजन या मिक्सिंग हो जाती, तो फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी हमेशा के लिए एक हो जाते, एक दूसरे से अलग नहीं होते। जहां जहां कैपिटल टी जाता उसमें साथ में स्मॉल टी होता, और जहां जहां स्मॉल टी जाता उसके साथ में कैपिटल टी होता। और ऐसा होने की स्थिति में, ऐसी कंडीशन में कभी भी स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, और रेसेसिव कैरेक्टर जो है वो इवेंचुअली चला ही जाता, इट वुड हैव बीन लॉस्ट। लेकिन F2 जनरेशन में रेसेसिव इंडिविजुअल मिलते हैं, हालांकि 1/4 ही मिलते हैं, 25%, है ना। 3:1 रेशो आता है, तो 3:1 रेशो के हिसाब से जो रेसेसिव इंडिविजुअल है वो कितने? 25। लेकिन वो 25% भी अगर बने हैं, इसका मतलब है कि रेसेसिव अलील ने अपने आप को एक्सप्रेस किया है, और रेसेसिव अलील ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, इसका मतलब है कि डोमिनेंट अलील उनके साथ में नहीं था। और नहीं था इसका मतलब है कि किसी पॉइंट पर वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे। अलग होने के लिए इंग्लिश वर्ड के हम यूज कर रहे हैं बार बार, सेग्रीगेशन। इसी को हम क्या कह रहे हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की वजह से एक गैमीट में या तो कैपिटल टी जाएगा या स्मॉल टी जाएगा। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं जाएंगे। तो गैमीट में आइदर इट विल बी कैपिटल टी और इट विल बी स्मॉल टी, बट नेवर बोथ। अगर दोनों होते एक साथ गैमीट के अंदर, तो गैमीट भी कैसा हो जाता? हाइब्रिड। लेकिन क्योंकि दोनों एक साथ नहीं होते हैं गैमीट के अंदर, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका मतलब है अ गैमीट कैन नेवर बी हाइब्रिड। एक गैमीट कभी भी हाइब्रिड नहीं हो सकता है। ये किसकी वजह से? अगेन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की वजह से। और इसका मतलब है कि गैमीट जो भी है वो प्योर है। अगर उसके अंदर कैपिटल टी है तो सिर्फ कैपिटल टी है, अगर उसके अंदर स्मॉल टी है तो सिर्फ स्मॉल टी है। तो वो कैपिटल टी के लिए प्योर है या स्मॉल टी के लिए प्योर है, बट गैमीट हाइब्रिड नहीं है। इसके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया कि सेग्रीगेशन की वजह से गैमीट्स आर प्योर, गैमीट्स आर नेवर हाइब्रिड। और इसीलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक और इंटरेस्टिंग नाम क्या दिया हमने? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई। ये यहां तक का जो कंसेप्ट है ये आप अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का डिस्कशन करेंगे। हम जो इन लॉज के जो एक्सेप्शंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आप इन सभी कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ के, रिवाइज करके, ब्रश अप करके, इनके ऊपर अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप अगर मेरे लेक्चर्स में और किसी तरह के अमेंडमेंट्स और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो यू आर very much welcome for that. So thank you so much and all the best once again.